मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो बहुत ही परेशान थे कि सर सोशियोलॉजी पर इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस बनाइए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का इंतजार हुआ समाप्त। आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज तैयार है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग के समय को बचाते हुए हम लोग पहले प्रश्न की ओर। वाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सेंट्रल फैमिली? तो सेंट्रल फैमिली क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम लोग को बात करनी है। तो सेंट्रल फैमिली को हम लोग न्यूक्लियस फैमिली के भी नाम से जानते हैं हम लोग। तो डियर स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। सेंट्रल और न्यूक्लियस फैमिली इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ मैन, वोमैन एंड दियर डिपेंडेंट चिल्ड्रेन। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर बात करें यहाँ पर देखिए सेंट्रल फैमिली या तो न्यूक्लियस फैमिली के बारे में अगर आपसे पूछे तो विच कंसिस्ट ऑफ मैन, जिसमें क्या होता है एक व्यक्ति होते हैं, एक आदमी मतलब एक आदमी होता है, एक वुमेन औरतें होती हैं, एंड दियर डिपेंडेंट चिल्ड्रन उनके जो आश्रित बच्चे होते हैं ना। तो ए मैन वुमेन एंड दियर डिपेंडेंट चिल्ड्रन, तो इसी फैमिली को हम लोग बोलते हैं डिवीजन सेंट्रल फैमिली, या जिसे हम लोग न्यूक्लियस फैमिली के नाम से भी जानते हैं। अदर रिलेटिव्स वी आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ फैमिली, यानी इस टाइप के फैमिली में किसी अन्य रिलेटिव को क्या किया जाता है, इंक्लूड नहीं किया जाता है ना। तो अदर रिलेटिव्स वी आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ फैमिली, तो ऐसे प्रकार के जो ऐसे टाइप ऑफ फैमिली के प्रकार जो बनाए जाते हैं डिविजन्स, तो उसमें कभी भी अदर रिलेटिव को शामिल नहीं किया जाता है। अदर रिलेटिव का मतलब जैसे क्या हो गए, ग्रैंड फादर हो गए, ग्रैंड मदर हो गए, अंकल हो गए, आंटी हो गए ना, जिनको भी हम लोग जो भी रिलेटिव लेकर आते हैं तो उन सभी रिश्तेदारों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, सेंट्रल फैमिली एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है आप लोगों की। आइए बढ़ते हैं हम लोग अब सेकेंड हेडिंग की ओर। चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं दूसरे प्रश्न को, लेकिन दूसरे प्रश्न की ओर जाने से पहले यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग की हेल्प लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और एक इंपॉर्टेंट नंबर है 950 690 227, यदि आप इससे जुड़ते हैं तो ये आप लोग के लिए और भी हेल्पफुल साबित जरूर होगा। बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। वाट इज अ मैरिज कार्ड? वाट इज अ मैरिज कार्ड? ठीक है, विवाह क्या होता है, एक विवाह क्या है, किसे कहते हैं हम लोग? तो द मैरिटल रिलेशनशिप ऑफ ए मैन विथ ए वुमेन इज कॉल्ड ए मैरिज। भाई जाहिर सी बात है कि एक विवाह किसे कहते हैं हम लोग, तो एक विवाह का मतलब क्या होता है जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री शामिल होती है ना। द मैरिटल रिलेशनशिप ऑफ ए मैन विथ ए वुमेन इज कॉल्ड ए मैरिज। ठीक है, तो एक विवाह हम लोग उसे कहते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा आपका प्रश्न क्या है, राइट फोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो फोर जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं एजुकेशन के वो क्या हैं? तो डियर स्टूडेंट्स आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या पर्पज़ होता है, द पर्पज़ ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, तो ज्ञान का संग्रह करना ना। पहला क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स जो होता है एजुकेशन के मुख्य जो लक्ष्य हैं और उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं। तो पहला डिरेक्शन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, तो नॉलेज को इकट्ठा करना ना, ज्ञान को इकट्ठा करना। द पर्पज ऑफ बिल्डिंग कैरेक्टर, बिल्डिंग कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया, तो कैरेक्टर का निर्माण करना, एक बेस्ट कैरेक्टर का निर्माण करना। डिरेक्शन द पर्पज ऑफ बिल्डिंग कैरेक्टर का भी निर्माण जो होता है वो भी कहीं ना कहीं से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन में शामिल किया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण जो है देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द पर्पज ऑफ अर्निंग ए लाइविंग। पर्पज ऑफ अर्निंग अ लाइविंग का मतलब होता है जीविकोपार्जन के लिए जो रास्ता देता है हमें। तो भाई जाहिर सी बात है, यदि आप एजुकेशन लेते हैं, ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान की चीज़ें जब आप लोग को देते हैं, देख रहे हैं कि आज के समय तो भाई सभी लोगों को तो ऐसा नहीं कि सभी लोग जानते ही हैं कि 100% में केवल 5 ही से 7% लोग सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में होते हैं। उसके अलावा तो लोग क्या होते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय के तौर पर वर्क करते हैं। तो उनका नॉलेज का क्या होता है, सीलिंग होता है। तो उनके मतलब देखिए इतने प्राइवेट महंगे महंगे स्कूल हैं, विद्यालय हैं, तो उन सभी जगहों पर क्या होता है, एजुकेशन नहीं दिया जा रहा। तो द पर्पज ऑफ अर्निंग ए लाइविंग, ये आपका तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कोचिंग चल रहे हैं, संस्थाएं चल रही, किसी को कुछ नहीं अगर समझ में आता तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को चलाना है, भाई जान रहा है कि एजुकेशन अगर उसके पास है तो कुछ ना कुछ चीज़ों को वो अपने पास इकट्ठा जरूर कर लेगा। चौथा डिविजन देखिए लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, द पर्पज ऑफ फिजिकली डेवलपमेंट। एक तरीके से देखा जाए तो द पर्पज ऑफ फिजिकली एंड मेंटली डेवलपमेंट करने का काम जो होता है वो भी कहीं ना कहीं से एजुकेशन का होता है। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं एजुकेशन के। तो एजुकेशन जो होता है मुख्य, हालांकि एजुकेशन देखा जाए तो छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, ये एक बहुत ही ब्रॉड चीज़ है। तो वो कई चीज़ों का देखा जाए तो इसके ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत सारे होंगे, लेकिन यहाँ पर 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव्स मुझे समझ में आए इनको, तो मैंने इनको आप लोग को बताने का प्रयास किया है। और चारों के चारों पॉइंट जो डिस्कशन वो एकदम 1 नंबर के हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग का, और इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। राइट 4 ऑप्शनल फंक्शंस ऑफ द स्टेट। ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि ऐच्छिक तौर पर लेके बात करते हैं ना, अनिवार्य की बात नहीं हो रही है। ऑप्शनल का मतलब होता है ऐच्छिक, इच्छा अनुसार। राइट 4 ऑप्शनल फंक्शन ऑफ द स्टेट।
डिस्कशंस यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट हम लोग को बताना है ऑप्शनल फंक्शंस का ऑफ द स्टेट के रूप में कि राज्य के क्या हैं को 4 ऑप्शनल फंक्शंस कौन कौन से होने चाहिए। तो डिस्कशंस देखिए पहला इसमें बात क्या हो जाएगा, टू मैनेज एजुकेशन। टू मैनेज एजुकेशन देखिए पहला आपका पॉइंट हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, टू मैनेज हेल्थ एंड मेडिसिन। हेल्थ और मेडिसिन को मुहैया कराना सभी लोगों के लिए, ये भी कहीं ना कहीं से जो होता है ऑप्शनल फंक्शन होता है स्टेट का, किसी भी देश के लिए, कंट्री के लिए, और साथ ही साथ किसी प्रांत के लिए, राज्य के लिए उनका ये प्रमुख ये सभी दायित्व हैं। थर्ड क्या हो जाएगा डिविजन्स, टू प्रोटेक्ट द ओल्ड पुअर एंड हैंडीकैप्ड। तो प्रोटेक्शन देना, उन्हें प्रोटेक्ट करना ओल्ड लोग हो गए, पुअर लोग हो गए, और साथ ही साथ हैंडीकैप्ड लोग हैं, तो उन्हें क्या करना, प्रोटेक्शन देने का कार्य भी जो होता है वो कहीं ना कहीं से ऑप्शनल फंक्शन होता है किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है। चौथा पॉइंट जो हो जाएगा डिविजन्स में, टू अरेंज फॉर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। टू अरेंज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की चीज़ें जो हैं वो संचार और साधन की जो यातायात की जो व्यवस्थाएं हो गई उसको भी मुहैया कराने का जो होता है वो ऑप्शनल फंक्शंस के रूप में देखा जाता है किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए। तो डिस्कशंस ये 4 महत्वपूर्ण आपके पॉइंट हो जाएंगे, ऑप्शनल फंक्शंस हो जाएंगे किसी भी स्टेट या कंट्री के लिए अनिवार्य रूप से देखा जाए तो, या मतलब ऐच्छिक तौर पर ये बातें हो जाती हैं। अभी देखिए मैं यहाँ पर तो ये ऑप्शनल की बात हो रही है, लेकिन इसे एसेंशियली की मैं बात करूँगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को। चलिए डिविजन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, राइट 4 इसेंशियल फंक्शंस ऑफ द स्टेट। ठीक है, इसेंशियल फंक्शंस पर हम लोग अब कार्य करेंगे। तो ये हम लोग का 5वां प्रश्न हो जाएगा डिविजन, राइट 4 इसेंशियल फंक्शंस ऑफ द स्टेट। डिविजन देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। टू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। दूसरा क्या हो जाएगा, सेकंड जो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा, टू मेंटेन इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। टू मेंटेन इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, क्या करना, इंटरनल पीस का मतलब होता है आंतरिक जो शांति हो गई, सुरक्षा की बात किया जाता है। तो किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए सिचुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना। टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। तो प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना, जो राइट्स हैं, अधिकार हैं सिटीजन्स के, किसी भी कंट्री में रहने वाले जो उनके सिटीजन्स हैं तो उनके जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करना। चौथा डिविजन जो महत्वपूर्ण बात हो जाएगा, टू अरेंज फॉर जस्टिस। तो न्याय का देखिए व्यवस्था करना, टू अरेंज फॉर जस्टिस। तो कोई को भी मतलब ये भरोसा ना हो, विश्वास ना हो जाए कि नहीं हाँ अब ये मतलब हम लोग क्या न्याय भी नहीं होता है सही से, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए डिविजन्स। तो इसेंशियल फंक्शंस के रूप में देखिए क्या होता है, टू अरेंज फॉर जस्टिस। तो ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके इसेंशियल फंक्शंस हो जाएंगे किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों ऐच्छिक और अनिवार्य कार्य दोनों की बात की गई डिविजन्स, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों ही देख लीजिएगा, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर। तो डिविजन्स कल्चर क्या होता है इसके बारे में हम लोग को बात करना है। कल्चर इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी विच मैन हैज़ रिसीव्ड एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। देखिए डिविजन्स क्या होता है, कल्चर क्या होता है, इंक्लूड्स ऑफ दोज थिंग्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी के थ्रू जो चीज़ें मिलती हैं, भाई जाहिर सी बात है मनुष्य क्या करता है, सोसाइटी में ही रहता है, तो सोसाइटी से जो चीज़ें मिलती हैं उसको, विच मैन हैज़ रिसीव्ड, जो मैन क्या करता है, रिसीव करता है एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के मेंबर के रूप में जो चीज़ों को रिसीव करता है, ह्यूमन जो रिसीव करता है, दिस पर्सन लर्न्स फ्रॉम अदर पीपुल, दूसरों से सीखता है, एंड टीच अदर इनडायरेक्टली। और देखा जाए तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप में से उससे भी लोग सीखते हैं। किसी भी हम लोग देखिए छोटे से बच्चे को अगर देता है तो बाई बर्थ ही अगर देखते हैं हम लोग, तो चीज़ें अगर सीखता है तो धीरे धीरे वो सीखने लगता है। जब 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है कि देखिए आपकी ये माता है, देखिए आपके ये पिताजी हैं, देखिए दादी जी, इनका आशीर्वाद दीजिए, इनसे अच्छी चीज़ें सीखिए, देखिए आपके स्कूल हैं, स्कूल में आपको ऐसे व्यवहार करना चाहिए। हमारे बुक वगैरह भी हम लोग को ये चीज़, नैतिक मूल्य जितने भी होते हैं वो सभी चीज़ें हम लोग को सीखने को मिलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होते हैं, संस्कार होते हैं। किसी भी देश का रहन सहन हो गया, पहनावा ओढ़ावा हो गया, वहाँ की वेशभूषा हो गई, वहाँ का पूरा जो ये सामूहिक रूप से सभी चीज़ें क्रियाकलाप आते हैं निकल कर, उसे ही हम लोग कहते हैं कल्चर, वहाँ की संस्कृति। ठीक है ना, संस्कृति का मतलब देखा जाए तो एक तरीके से वहाँ का संस्कार क्या है, वहाँ की सभ्यता क्या है। ना संस्कृति एक बहुत ही व्यापक चीज़ है, ब्रॉड थिंकिंग है, एक बहुत ही बड़े पैमाने पर विचारधारा है। ठीक है, 6वां प्रश्न भी जो है आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। चलिए डिविजन्स हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, डिफाइन कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है डिविजन स्ट्रगल, आपका संघर्ष की बात हो रही है ना। स्ट्रगल इज एन अटेम्प्ट इन विच द डिज़ायर ऑफ ए पर्सन और persons आर डिलिबरेटली अपोज्ड, सप्रेस्ड और अपोज्ड इज डन।
इसका मतलब क्या हो गया? संघर्ष का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स कि यदि कोई व्यक्ति अगर अटेम्प्ट कर रहा है किसी चीज़ों को, तो डिज़ायर ऑफ ए पर्सन, तो लोग, भीड़ क्या करती है, लोग क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं ना, उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, अपोज्ड में खड़े हो जाते हैं, तो उन्हें सप्रेस्ड कर देते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो देखने को मिलती हैं वो कहीं ना कहीं से कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है, संघर्ष कहलाता है। कोई भी ऐसी विचारधारा के रूप में, जैसे सुकरात वगैरह को देखते नहीं थे, उस लोग क्या थे, कॉन्फ्लिक्ट मैन थे। वो लोग बहुत ही संघर्षशील पुरुष थे ना, लोगों के खिलाफ खड़े हो जाना, राजनीति, देश के खिलाफ, मतलब देश के खिलाफ का मतलब क्या है कि जो बुरे तत्व हैं उन लोगों के खिलाफ जाना, ठीक है, और आवाज़ उठाना, लोगों के समक्ष बढ़ चढ़कर बातें रखना, अपनी विचारधारा को रखना। तो ये ऐसी बात है, जैसे देश की क्रांति कराना था हम लोग को, देश को आज़ादी दिलाना था, तो 1857 की क्रांति देखते हैं ना, वो सब क्या है, एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ही है, संघर्ष ही है, वो स्ट्रगल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो स्ट्रगल जब होता है, इंसान संघर्ष करता है, तो जाहिर सी बात है उसका विरोध अवश्य रूप से होता है ना। स्ट्रगल इज एन टाइम इन विच द डिजायर्स ऑफ ए पर्सन और पर्सन्स आर डिलिबरेटली अपोज्ड, सप्रेस्ड और अपोज्ड इज डन। ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो कल्चर एंड सिविलाइजेशन के बीच में 4 हम लोग को डिफरेंस बताना है, 4 अंतर बताना है डिस्कशन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कल्चर एंड सिविलाइजेशन को। पहला डिस्कशन देखने में महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, कल्चर इज ओल्डर देन सिविलाइजेशन वेयर एज। तो कल्चर क्या होता है, वो ओल्ड है, पुराना है ना, सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा है, सिविलाइजेशन के थ्रू अगर देखा जाए तो कल्चर जो है क्या ओल्ड हो जाता है। कल्चर इज ओल्डर दैन सिविलाइजेशन वेयर एज। सेकंड क्या हो जाएगा, कल्चर डेवलप्ड लेटर इज द एंड देन सिविलाइजेशन इज द मीन्स। सिविलाइजेशन द सिस्टम इज देयर, द कल्चर इज द एंड। ठीक है डिस्टेंस, ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। आइए थर्ड पॉइंट के हम लोग बढ़ते हैं। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 8 के हम बढ़ते हैं। 2 डिफरेंसेस देखिए हम लोग, 4 डिफरेंसेस दिखाना है कल्चर एंड सिविलाइजेशन के बीच में। थर्ड जो हो जाएगा आपका, सिविलाइजेशन कीप्स ऑन प्रोग्रेसिंग। देखिए प्रोग्रेसिंग तौर पर होता है जो आपका सिविलाइजेशन होता है, कंटिन्यूसली बट नॉट द कल्चर। जो लग कि कल्चर क्या होता है, वो कंटिन्यूसली या प्रोग्रेसिवली नहीं होता है, ठीक है ना। तो सिविलाइजेशन कीप्स ऑन प्रोग्रेसिंग कंटिन्यूसली बट नॉट द कल्चर। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा डिस्टेंस, कल्चर इज कंजर्वेटिव वेयर एज सिविलाइजेशन इज प्रोग्रेसिव। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। कल्चर क्या होता है आपका, कंजर्वेटिव होता है, जबकि सिविलाइजेशन जो आपका होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, प्रोग्रेसिव, ठीक है ना। ये डिस्टेंस हो गया आपके मोस्ट रूढ़िवादी और प्रगतिवादी की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 4 डिफरेंस दिखाया गया, किसके बीच में, आपके कल्चर और सिविलाइजेशन के बीच में। अगर इनकी प्रॉपर्टीज भी पूछे तो आपका समझ लीजिए कि प्रॉपर्टीज का भी काम हो गया। अगर कल्चर और सिविलाइजेशन को अलग अलग पूछे तब भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका देखा जाए तो 3 से 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके तैयार हो गए। तो डिस्टेंस आज का यह महत्वपूर्ण सेशन आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ जो भी मैं आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लेक्चर इस समय 2 से 4 दिनों का आपका बचा हो। 11 तारीख को आपको सोशलॉजी का पेपर है, और उसके साथ ही साथ जो सिविक्स का आपका पेपर है 12 अप्रैल को है। तो डिस्टेंस ज़रूर देखिए, उसको देखिए। ऑब्जेक्टिव था तो आप लोग अपना खुद से भी कर सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो चाहे वो हिंदी मीडियम के। वो जो हिंदी मीडियम में भी लेक्चर रहेंगे तो ऑप्शनल वाले को तो आप हिंदी ट्रांसलेट खुद ही कर सकते हैं। हाँ, ये लेक्चर की बात होगी तो ये मैं आप लोग को कोशिश करूँगा कि मैं आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करा सकूँ। तो डियर स्टूडेंट्स इतना काम ज़रूर करें कि अपने क्लासमेट में शेयर ज़रूर करें, ठीक है। बस मेरी हेल्प ग्रुप में आपको इतना काम करना है कि शेयर माई वीडियोज़, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि हम लोग डीजे चैनल को जो है वो स्ट्रगल जोन से निकाल कर एक प्रोग्रेसिव जोन में ले जा सके। तो ये आप लोग के सहयोग से ही पॉसिबल है डिस्टेंस, तो अपना सहयोग ज़रूर करें, ठीक है। जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।